हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर और डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बात है। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक यूनिट 1 चल रहा था। आज यूनिट 1 का होपफुल सो लास्ट लेक्चर है। हम लोग पढ़ रहे थे उसका यूनिट 1 का चैप्टर 2 बायो एनर्जेटिक्स, और इसका पहला पार्ट मैंने आपको पहले देखा था। ठीक है, आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें 4 टॉपिक रह गए हैं। इन 4 टॉपिक को पढ़ा करके हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, इसको पढ़ेंगे। दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी, डेल्टा एस यानी गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। द नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स पोटेंशियल या नस्ट इक्वेशन, एंड द लास्ट वन इज द एनर्जी रिच कंपाउंड्स। इन 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम लोग और समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। देखिए, एक साइंटिस्ट थे विल्सन गिब्स, उनका नाम था। ठीक है, विल्सन गिब्स वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल के अंदर हमेशा क्या होती है कि एनर्जी रिलीज होती रहती है। कुछ भी मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, हम जब भी कोई खाना खाते हैं, उस भोजन का हाइड्रोलिसिस होता है, डिग्रेडेशन होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने इस फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से डिनोट किया, जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इन्होंने सबसे पहले फॉर्मूला दिया, और उन्होंने फॉर्मूला दिया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इनका फार्मूला था जिसको किया था गिब्स ने। इसको डिफाइन करने के लिए किसी भी ह्यूमन बॉडी में कितने अमाउंट में फ्री एनर्जी रिलीज होती है या कितना निकलती है, उसके इक्वेशन उन्होंने दिया था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जहां पे हम बात करें वेयर डेल्टा जी इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी, ये ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप समझिए चीजों को। डेल्टा जी इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, टी इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, एंड डेल्टा एस इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने क्या समझाया गिब्स फ्री एनर्जी में कि किसी भी सिस्टम का जो आपका टोटल एनर्जी होती है वो उसके एंथैल्पी और एंट्रोपी और टेम्परेचर के मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंस के बराबर होती है। देखिए, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, और ये टेम्परेचर और चेंज इन एंट्रोपी के मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी, द total Gibbs free energy of any system or body is will be equal to the difference between the change in enthalpy and the product of temperature and change in entropy। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंडा था। तो इन्होंने बताया कि अब इसके बेसिस पे बताया, इन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे बताया कि रिएक्शंस बॉडी में 2 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये रिएक्शन 2 प्रकार की बॉडी में कैसे हो सकती है, उन्होंने कहा इसकी बात 2 प्रकार से हो सकती है। अगर डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव हो जाए, और या तो दूसरी वैल्यू हो जाए कि डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव हो जाए। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड कि डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव कब होगा और डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव कब होगा। देखिए, उन्होंने कहा कि जब डेल्टा एच, देखिए यहां पे समझिएगा कि जब डेल्टा एच की वैल्यू कम हो और टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा हो। आप समझिए, यानी किसी भी सिस्टम का एंथैल्पी जो चेंज है वो कम है, एंथैल्पी का चेंज क्या है, कम है, और एंट्रोपी का चेंज जो है वो ज्यादा है। देखिए फ्रेंड, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप समझिए, इसको एग्जांपल समझिए कि हमने माना ये 5 है और ये 10 है। तो जब 5 में से 10 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -5। यानी जब भी हम कम से ज्यादा को माइनस करेंगे वैल्यू माइनस में आएगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में कब होती है, जब डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी कम हो और चेंज इन एंट्रोपी क्या हो, ज्यादा हो। बहुत ध्यान समझिएगा इसको। और उन्होंने कहा रिएक्शन दूसरे प्रकार का क्या हो सकता है फ्रेंड, एक ये हो सकता है जिसके लिए डेल्टा जी का मान क्या हो, पॉजिटिव। और ये पॉसिबल कब है, जब डेल्टा एच की वैल्यू अधिक हो, यानी चेंज इन एंथैल्पी ज्यादा हो, और टी डेल्टा एस का मान जो है वो कम। बहुत आसान है, अगर आप इस फार्मूले को समझिए तो कितना आसान कॉन्सेप्ट है। न जाने कैसे बुक में इतना कठिन बना देते हैं, न जाने टीचर्स इतना कठिन कैसे पढ़ा देते हैं इस सरल से चीज को। कि अब आप देखिए, सीधी सी बात है कि गिब्स ने बताया कि एनर्जी किसी भी बॉडी में 2 प्रकार के रिएक्शंस हो सकती है। एक रिएक्शंस वो जिनके लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव निगेटिव है, और दूसरा वो जिनके लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है। तो डेल्टा जी का मान निगेटिव कब होगा, हमें रटना नहीं है। आप किताब में जाएंगे तो लंबी लंबी कहानी लिखी, रटना नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एंथैल्पी कम ये ज्यादा तो निगेटिव। अब ये ज्यादा ये कम, 10 में से 5 घटाओ +5 आएगा, तो ये क्या होगा, प्लस की वैल्यू होगी। तो अब डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव। अब फ्रेंड दूसरी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है
उसको बोलते हैं एक्सरोजेनिक रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एक्सरोजेनिक रिएक्शन। एग्जांपल बुक में इसकी डेफिनेशन दी है। और जिस वैल्यू के लिए, जिस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है उसको कहते हैं एंड्रोजेनिक रिएक्शन। अब आपको याद करना है दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सरोजेनिक रिएक्शन और एंड्रोजेनिक रिएक्शन। अब एक्सरोजेनिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कोई सिस्टम है और इससे एनर्जी बाहर निकल रही है। और इसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कहते हैं फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। एंड्रोजेनिक में ये सिस्टम के अंदर एनर्जी जा रही है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सरोजेनिक रिएक्शन एंड एंड्रोजेनिक रिएक्शन, कई बार पूछा गया है। या फिर आपको इन दोनों का डेफिनेशन लिखना होता है कि व्हाट इज एक्सरोजेनिक एंड एंड्रोजेनिक रिएक्शन। अब फ्रेंड अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो कितना आसान है याद करना। देखिए एक्सरोजेनिक रिएक्शन में जो बोलने जा रहा हूं वो सुनिए। एक्सरोजेनिक रिएक्शन वो होती है जिसमें सिस्टम से या बॉडी से एनर्जी निकलती है। इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। इस रिएक्शन में एंथैल्पी कम और एंट्रोपी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है कितना आसान है? फिर से रिपीट करिए कि व्हाट इज द एक्सरोजेनिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है, इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है, डेल्टा एच की एंथैल्पी का चेंज कम होता है, एंट्रोपी का चेंज ज्यादा। अब इसको कैसे लिखेंगे? Exerogenic reactions are those reactions in which energy is released from the body. Energy is released out from the body. This is a type of spontaneous reaction. In exerogenic reaction, the value of delta G is always negative because the change of enthalpy value is less and the change in entropy value is high. खत्म। अब दूसरा एंड्रोजेनिक उल्टा हो गया। खुद से डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या करोगे? एनर्जी एब्जॉर्ब, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव, एंथैल्पी ज्यादा, एंट्रोपी कम। खत्म। लिखो, क्या लिखोगे? एंड्रोजेनिक रिएक्शंस आर दो रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इनटू द बॉडी। दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज द चेंज इन एंथैल्पी इज हाई एंड चेंज इन एंट्रोपी इज लेस। बस खत्म। ये इतना आसान है एक्सरोजेनिक और एंड्रोजेनिक का डेफिनेशन का रिएक्शन डेफिनेशन खत्म। अब डिफरेंस पूछेगा, बस यही बात लिख दो। एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज, एब्जॉर्ब, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा एच कम, डेल्टा एच ज्यादा, डेल्टा टी एस ज्यादा, उसमें कम। डिफरेंस लिख दो। आता है 4 नंबर का, पक्का आएगा। तो आपको मेरे ख्याल से एक्सरोजेनिक रिएक्शन और एंड्रोजेनिक रिएक्शन का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको याद हो। तो हमारा पहला टॉपिक था फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, और फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा फ्रेंड, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इनके बीच क्या रिश्ता होता है? तो सीधी सी बात है, जो हमारे सामने गिब्स की डेफिनेशन रखी है, वही जो गिब्स की डेफिनेशन है वही क्या है हमारा इनके बीच रिलेशनशिप है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस कैन बी एक्सप्लेन बाय द गिब्स इक्वेशन। गिब्स इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। अब इनके बीच को रिलेशन को हमको विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर समझना है। अब हम इसमें दो केस समझ सकते हैं फ्रेंड। देखिए, अब हम दोनों केस की बात करेंगे कि हम इनके केसेस को कैसे समझ सकते हैं। देखिए, पहला केस है केस 1, व्हेन टेम्परेचर इज हाई। यानी दो केस में रिलेशनशिप समझेंगे। जब टेम्परेचर ज्यादा, यानी हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। अच्छा, आप मेरी बात समझिए फ्रेंड, इस वाले हिस्से में टेम्परेचर इसके साथ मल्टीपल के साथ है। तो जैसे मैंने कहा कि डेल्टा एच की वैल्यू 5 है और डेल्टा एस की वैल्यू 5 है, तो 5 और में से 5 गया 0। अगर t की वैल्यू 1 है तो 5 1 कम 5, अगर t की वैल्यू 2 है तो 5 दूनी 10, t की वैल्यू 3 है तो 5 3 15। यानी जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी, आप देख रहे हैं कि डेल्टा s और t यानी इस पूरे पक्ष की वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि अगर टेम्परेचर हाई रखेंगे तो उस केस में जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगी। दिख रहा है क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ गई और इसकी वैल्यू घट गई। तो जब ये ज्यादा और ये कम,
तो क्या होगा, डेल्टा जी ऑलवेज बी निगेटिव और रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट ऑलरेडी नोट्स पे लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हाई होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अब समझिए कि व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, जो रिएक्शन हमें अपने आप मिलने लगती है उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और जो रिएक्शन कराने में समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो जिसको कराने में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्योंकि इसमें जो रिएक्शन डेल्टा जी नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ चीजें अपने आप हो जाती है। जैसे आपको अंडे का बनाना है ऑमलेट, एक ठंडे तावे पर रख दो, हो गया, बन चुका। बना, धूप में रखो, बनने दो, सुबह से शाम तक रखे रहो, गर्म खूब धूप होगी मई जून की तो शायद थोड़ा बहुत बन जाए, लेकिन तवा गर्म रखो, 50 फेंक कर डाल दो अंडा, तुरंत बन जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ा दो तो कोई रिएक्शन अपने आप जल्दी होने लगती है, तेज होने लगती है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। और दूसरा केस क्या है फ्रेंड, अब इसका उल्टा कर लो। क्या उल्टा करोगे कि व्हेन टेम्परेचर इज लो, जब टेम्परेचर को हम लो रखेंगे, जब टेम्परेचर का लो रखेंगे तो मल्टीप्लाई टेम्परेचर, मान लीजिए इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5, अब इसकी टेम्परेचर की वैल्यू हमने कम करके लिखा 0.5, अब 0.5 किया तो 5 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो 0.25, अब इससे तो बहुत कम हो गया। यानी जब टेम्परेचर कम रखोगे तो ये वाली यूनिट जो टी डेल्टा एस की यूनिट है वो कम हो जाएगी, और जब कम होगा तो उस केस में डेल्टा एस की वैल्यू कम हो जाएगी और डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और जब ज्यादा वाले से कम वाले को घटाओगे तो डेल्टा जी की मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। बस नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। बस यही आपको पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन। और मैंने यहाँ पे वर्डिंग में नहीं बताया क्योंकि वर्डिंग में नोट्स में ऑलरेडी है ही है कि वर्डिंग क्या होता है कि व्हेन टेम्परेचर इज हाई देन द वैल्यू ऑफ टी टू डेल्टा गैस प्रोडक्ट इज इंक्रीज, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। इन दैट केस दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस इटसेल्फ विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी, है ना। बहुत चीजें हैं ऑलरेडी नोट्स में है, आप वहां से देख सकते हो फ्रेंड। ये हमारा टॉपिक हो गया गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। अब हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रिडॉक्स पोटेंशियल एंड नस्ट इक्वेशन। इसमें फ्रेंड कुछ नहीं करना है, आपको नस्ट इक्वेशन याद होगा, आपको बस उस इक्वेशन को लिख देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो नस्ट इक्वेशन आपको याद होगा, E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, इंटू लॉग इंटू ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन लॉग के साथ, ठीक है। लॉग ऑक्सीडेशन, ये लॉग हटा दे, इंटू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ये एक सिंपल सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको लिखना है बस। नस्ट इक्वेशन क्या बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितनी है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसको डिफाइन करता है। बस आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखना है और इस फॉर्मूले को लिखने के बाद सारे कंटेंट को डिफाइन करना है कि वेयर E इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, E नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2.303 कांस्टेंट, R इक्वल टू कांस्टेंट रिडबर्ग गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.321 या कहीं कहीं पे 0.832, वो यूनिट डिपेंड करता है कैलोरी है कि किसमें है, ठीक है। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग, F फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम्ब, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा हो गया फ्रेंड रिडॉक्स पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो फ्रेंड्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट हमारे बॉडी के अंदर, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि एटीपी, फॉस्फेट, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, तो जिनके बॉडी में डिसोसिएशन से ढेर सारी एनर्जी निकलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमको 4 कैलोरी मिलती है, आप 1 ग्राम फैट खाइए तो हमको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उस कैलोरी में कितनी एटीपी है ना। तो जब किसी भी कंपाउंड में ढेर सारी एनर्जी होती है, जिसको हम खाते हैं, जो हम बायोमॉलिक्यूल्स खाते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है, उनको बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स। तो ये कैसे होते हैं, इनको डेफिनेशन कैसे होती है, इसको ड्रॉ करता हूं तो आपको बताता हूं, ठीक है। तो ढेर सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में जब भी डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। आप कुछ इस तरह समझिए कि जैसे हम लोग के घरों में बहुत से ऐसी कीमती चीजें पहले हमारे पूर्वज रखते थे कि जिसको तोड़ने से हमें पैसे मिलते, तोड़ने मतलब उसको बेचने से। जैसे घर में सोने का होता था भूषण, या तांबे के बर्तन होते थे, स्टील और या फिर जस्ते के बर्तन होते थे, कुछ
मोतियां होती थी, जिसको हम विपत्ति के समय अगर दे देंगे तो बदले हमको क्या मिल जाएगा, पैसा। तो उसी तरह से एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जब भी ये डिसोसिएट होंगे, जब भी ये खर्च होंगे, आपको क्या मिलेगा, एनर्जी। तो हम 3 डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में, जो कि सिलेबस के लिए काफी है। एटीपी की बात करेंगे, फास्फोक्रिएटिन की बात करेंगे, एसिटिल कोएंजाइम की बात करेंगे। ऐसे तो जीटीपी, जीडीपी, यूएमपी, एनएडीएच ढेर सारे हैं मॉलिक्यूल, लेकिन हम बात करेंगे तो बेसिकली जो एटीपी है, इसको आपको पता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें से आपको पता है कि एडिनोसिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस, दिस इज एडिनोसिन, और ये एक नाइट्रोजनस बेस है। आपको पता है नाइट्रोजनस बेस हमारे डीएनए में होते हैं ना, 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, उसमें से एडेनिन की बात कर रहे हैं, ये एडेनिन है, एडेनिन से बना एडिनोसिन। तो एडेनिन के जो ये कार्बन है, इसमें से अगर हम यहाँ से हटा के 3 हम क्या करते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप जब हमारा लगता है तो ये क्या होता है कि देखिए 3 फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास फ्रेंड यहाँ पे दिख रहे हैं। ये एक फॉस्फेट ग्रुप ये है, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप ये, और ये हमारा हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सबसे बेस्ट करेंसी है। और जब भी हम एक फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ते हैं, मैं बताया था लास्ट क्लास में, यानी जब भी हम एक फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी बचेगा, यहाँ पे एटीपी है, और क्या बचेगा, यहाँ से फास्फोरिक एसिड निकलेगा, और हमको क्या मिलती है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, यानी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है जब एक एटीपी हमारा टूटता है। उसी तरह से ये एटीपी फर्दर यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो ये एडीपी से क्या बन जाएगा, एएमपी बन जाएगा, और फिर से हमको 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, एंड फर्दर यहाँ से टूटेगा तो एएमपी से हमारा फिर से हमको 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। यानी ये हमारा अगर तीनों को जोड़ दें तो करीब आपके 22-23 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको एक एटीपी मॉलिक्यूल से मिल रहा है। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल जो हमारा वो रिच एनर्जी रिच कंपाउंड है, इसके स्ट्रक्चर को आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसको नोट्स पे आप ऑलरेडी देख लीजिएगा। दूसरा कंपाउंड फ्रेंड फास्फोक्रिएटिन, हमारा काइनेज, फास्फोक्रिएटिन काइनेज एक एंजाइम है। वो एंजाइम भी हमारे बॉडी में एक एनर्जी का काम कैसे करता है, देखिए यहाँ पे हम एक फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ के अलग कर रहे हैं तब ऊर्जा मिल रही है। इस वाले केस में ये फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ने का काम नहीं करता है। जब भी क्रिएटिन हमारा एटीपी के साथ मिलता है, क्रिएटिन एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये एटीपी के साथ मिलता है तो एक एंजाइम होता है क्रिएटिन काइनेज। ये क्रिएटिन काइनेज इसके एक फास्फेट को निकाल के इसको दे देता है, किसको देता है, फास्फेट, कहता है इसे तुम दो, तुमसे पकड़ा और तुमको पकड़ा दिया। तो जब इसका फास्फेट इसको दे देगा तो यहाँ पे एक ही 2 फास्फेट बचेगा, तो हो जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, और एक फास्फेट जब इस पे लग गया क्या बन गया, फास्फोक्रिएटिन। तो जब फास्फोक्रिएटिन बनता है तो इस केस में ढेर सारी ऊर्जा निकलती है, और ये हमारे बेसिकली बॉडी में मसल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि हमको मसल्स में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है जब हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये फास्फोक्रिएटिन एक तरह का हमारे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के मसल्स में पाया जाता है, और ये इस तरह से काम करता है। तीसरे की हम बात करें तो एसिटिल कोएंजाइम है। तो एसिटिल कोएंजाइम में जो फ्रेंड जो है, इसमें एक थायोएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, सल्फर कंटेनिंग थायोएस्टर बॉन्ड होता है। जब वो थायोएस्टर बॉन्ड टूटता है तो काफी हाई अमाउंट में हमको एनर्जी मिलती है। बाकी हमने इसको और डिटेल में और अच्छे से अपने नोट्स में डाला हुआ है, आप वहां से इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बायोकेमिस्ट्री का सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 1 हमने खत्म कर लिया है। यूनिट 2 के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस का, तो वह उसके जो मिस गैप है उसको भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो अगर आप प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे बायोकेमिस्ट्री के तो आपको सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यूनिट सेकेंड के भी ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा भी होगा मैं आगे इसको अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।